Evening everyone, I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to start our new chapter, that is current electricity. Lecture number 43. Topic current इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चैप्टर ने जहाँ से स्टार्ट किया है बात को, ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं एक्सप्लेन किया है, बहुत छोटी सी चीज़ बताया है कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 9th में इसको समझ के आए हो इस चैप्टर को। ठीक है, वो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट कर रहा है, तो 9th में इसको अच्छे समझ लिया है कि 9th की चीज़ भी समझनी है। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, कोई बताएगा? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हाँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक चार्ज क्या होता है? नहीं, वो तो करंट होता है, एम्पियर। एक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज। ठीक है, कूलम उसकी ऐसा यूनिट। ठीक है, और कुछ कि एक चार्ज को डिफाइन कैसे करोगे? एक चार्ज है क्या? वो तो करंट हो गया। चार्ज क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल रहे हो ना, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन पहली बात पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो पाएंगे। चलिए पिछला थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। देखो, अगर इसी को, पहली बात तो इतना करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से, है ना। और इसको ऐसे लिख देते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? Q अपॉन T। ठीक है, कैपिटल Q या स्मॉल q आपकी मर्जी है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसमें ये चीज़ पता है, इस चीज़ को समझते हैं Q का मतलब। ठीक है, टाइम भी समझना है। अच्छा, ठीक है, चार्ज क्या होता है? इसका मतलब ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैंने कोई दो इंसुलेटर लिए। ठीक है, कंडक्टर से पहले इंसुलेटर ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रॉड एंड अ ग्लास रॉड। ठीक है, तो इंसुलेटर है, नहीं पास करने देगा अपने थ्रू करंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर चार्ज नहीं डेवलप हो सकता है। क्या हो बेटा, लड़ाई हो गई? लड़ाई तो नहीं हुई? अच्छा, हमको लगा कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ। ठीक है, इंसुलेटर है और ये कोई क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ ले लो। और एक और अच्छा एग्जांपल, आप जो स्केल रब करते हो अपने सर पे, तो दोनों ही इंसुलेटर है, आपका बाल भी और स्केल भी, तब भी एक चार्ज तो डेवलप हो जाता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो वर्ड आया तो चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, अब देखते हैं वो चार्ज डेवलप कैसे होता है। मान लो मैंने इन दोनों को रब किया, अब होगा क्या? किसी से किसी पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, कितना वो नहीं पता, वो वेरी करेगा, पर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी से किसी पे ट्रैवल कर जाएंगे। कैसे? क्योंकि हीट एनर्जी ट्रैवल करेगी। जब हीट एनर्जी ट्रैवल करती है तो वो उतनी अपने साथ एनर्जी रखती है, वो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स लेते जाए किसी सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस। तो इस केस में मान लिया हम लोग ने कि इससे इस पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन बस फ्लो कर गया, ऐसे तो बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, पर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया। लेकिन एक फ्लो करने से भी पोलैरिटी में डिफरेंस आया। पोलैरिटी मतलब चार्जेस में। ठीक है, तो इससे गया है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? रॉड पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो अभी ये समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ये चार्ज क्या है ना। एक इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, एक नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट पता है कि कूलम्ब होती है ना, सी से डिनोट करते हो। अब बात आएगी कि एक कूलम्ब कितना होता है। ठीक है, उसको भी समझते हैं। अब देखो,
क्यू जो होता है सिल्क है, सिल्क, ठीक है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर, कोई बताएगा, -19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन हैज दिस मच चार्ज इन इट, है ना। अब देखो कितना कम चार्ज है, -19 की पावर है, तो बहुत कम है, इसको ज़्यादा मत समझना, ठीक। अब जो Q होता है, या फिर कैपिटल Q में लिख दूं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है, तुम लोग इलेक्ट्रॉन, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको ऐसे समझो कि एक चार्ज इज लाइक अ पैकेट, है ना, चिप्स का पैकेट होता है ना, पर लेज वाला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, कितने वो हमें नहीं पता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आया, ये नंबर आपको याद करना होगा, एमसीक्यूज में आता है कि हाउ मच चार्ज डज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन हैव ऑन इट, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें इस पूरे पैकेट, अब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं स्टडी कर पाएंगे, है ना, हम लोग एक आयन ही नहीं स्टडी कर सकते, उसका एक इलेक्ट्रॉन कैसे स्टडी करेंगे। तो हम लोग एक पूरा उसको पैकेट में भरते हैं, एक पूरे सब्सटेंस का जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबको मान लेते हैं एक पैकेट में बंद है वो लोग, ठीक है। समझ में आ रहा ना बात, मतलब अगर मैंने बोला इस पे कि चलो इसकी बात लो, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो सिर्फ यहाँ का तो लूंगा नहीं कि नहीं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पूरे पे चार्ज आ गया नेगेटिव का, क्लियर है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होगा नहीं, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बंद करके समझने के लिए समझते हैं एक पैकेट में, ठीक है। अब ये सिल्क हट गया, अब ये सिल्क का काम तो वही था, चार्ज डेवलप करना, ठीक है। तो हम लोग ने सारे इलेक्ट्रॉन को भर दिया एक पैकेट में, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया। और अगर हमें पूरे क्लॉथ का चार्ज चाहिए कि कितना चार्ज हुआ है, तो हम सिंपली इस पैकेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो नंबर, जैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस क्लॉथ का हमें चार्ज पता चल गया। इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो 8 कर दो, है ना। तो ऐसे मिल जाएगा हमारे टोटल Q, है ना। Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैव अ चार्ज ऑफ दिस मच प्रेजेंट ऑन अ सब्सटेंस, ठीक है, वो होता है Q। ये बात समझ में आई। अब फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि 1 कूलम कितना होता है। जैसे इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये इससे मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, इसको ये मान लो 8 इंटू 1.6, चलो 10 मान लो, अभी क्या इतना उसका, ठीक है। ये 10 इंटू द पावर -19 कूलम किया, अभी भी 1 कूलम से बहुत कम है ये, है ना। तो 1 कूलम कितना होगा वो निकालने के लिए हमने क्या किया, Q पे रखा 1 कूलम, है ना। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज तो नहीं बदल सकते, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही रहेगा। हम लोग किसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, इसके साथ, इसी का बदल के हम लोग चार्ज बदलेंगे, ठीक है। तो 1 कूलम यहाँ पे लिखा, N नहीं पता ढूंढना है, और E पता चल गया कितना, है ना। C से C कट गया, और सही बात है नंबर की कोई यूनिट तो आने नहीं वाली, और इसको मैंने भेज दिया इसके नीचे, है ना। N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। ये जब कैलकुलेट करके आते हैं तो ये निकल के आता है 6.25, हाँ 18, क्योंकि हमने 2 पावर शिफ्ट कर, ये 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट कर दिए ना, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब अगर 1 कूलम चार्ज होगा किसी सब्सटेंस पे तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इतने चार्ज के साथ इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 1 कूलम कम नहीं होता है। तो 1 कूलम का मतलब क्या होगा, हम लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ठीक है। इतना होता है 1 कूलम की वैल्यू।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये n की वैल्यू मैंने ढूंढ दी, देखो n, यही इतने हैं, है ना। एक बार अच्छे से समझो इसको खुद ही से, इतने में कोई डाउट समझो पहले तब डाउट पूछो। देखो कोई यूनिट तो लगी नहीं है, मतलब यही है नंबर। देखो बेटा, इसकी फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई माइनस। Q पे मैंने चार्ज की वैल्यू रख दी 1 कूलम और n को एज इट इज छोड़ा, और एक चार्ज की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू लिखी, और n ढूंढने के लिए इसको नीचे भेज दिया, तो ये वैल्यू निकल के आई। तो यही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पैकेट में बंद है। जब इस पैकेट पे ओवरऑल कितने का चार्ज है, 1 कूलम का, 1 कूलम के चार्ज पे इतने इलेक्ट्रॉन्स बंद है इसमें। तो तुम्हें क्या लगा, 2-3 इलेक्ट्रॉन होंगे। Q इज इक्वल टू एन ही याद कर लेना, और इसको हम लोग ऐसे, इसका एक्यूरेट फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, है ना। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, दैट डिपेंड। अब मैंने अगर यही बात कर दी इस ग्लास रॉड की, तो इस पर तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर एक नेगेटिव -1 कूलम का मतलब है इस पर नेगेटिव लगा हुआ है और इस पर पॉजिटिव का चार्ज है। रूट में, अंडर रूट में, हाँ जरूर आ जाएगा। खोल लेना अंडर रूट को। कैसे खोलोगे अंडर रूट को, बस खोल लेना। वैसे होता नहीं है इसमें, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में उतनी मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं करते हैं, वो नंबर ऐसे होंगे कि वो कट जाएं, रूट में ना छूटे, लेकिन छूट भी सकता है, उसकी कोई बात नहीं। हाँ पूछो बेटा। परफेक्ट स्क्वायर होगा वो। हाँ ज़रूर, देखो ग्लास रॉड पे तो पॉजिटिव का चार्ज आया है। हाँ ये मेरा दूसरा क्वेश्चन ही, अभी इस पे बात करेंगे। वैल्यू ढूंढने के लिए ना, इसको फिर से करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है, बस एन ढूंढ दिया, बात खत्म हुई। ये नहीं बदल सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू, जैसे अगर मैंने यहाँ पे अगर 100 कूलम लिख दिया, तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने, बस अभी भी वही सेम चीज़ चलेगी। अब मैं इसको नीचे भेजूंगा उसके, है ना, तो ये तो नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, ये और ये, ठीक है। ये पता रहेगा तो ये ढूंढ देना। वैसे ही इसका न्यूमेरिकल नहीं आता है, डायरेक्टली आता है, मतलब चार्ज दिया ही रहेगा। ये सब 9th की चीज़ है, लेकिन इतना गजब तुम लोग ने चार्ज की डेफिनेशन बताई तो बताना पड़ गया। हाँ चलो, तो एक चार्ज की वैल्यू समझ में आई, एक चार्ज होता क्या है। अब मैंने यहाँ पे जो ये लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में, इसका मतलब ये होगा कि देखो, हाँ इसका मतलब तो ठीक है, लेकिन अब इसके आगे मैं नेगेटिव लगाऊं कि पॉजिटिव, क्योंकि देखो इसमें तो माइनस आ नहीं सकता है ना, ना ही पॉजिटिव, डिपेंड करेगा। हाँ ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो जो पॉजिटिव होगा उसके लिए 1 कूलम की डेफिनेशन होगी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है चार्जेस, दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इट, है ना। इसमें रिमूव करेंगे हम, और जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्जेस दैट हैज टू बी गेन्ड, दैट हैज टू बी गिवन, ठीक है। तो हम लोग उस बेसिस पे लिखेंगे। इसके लिए अगर मैं Q की वैल्यू लिखूंगा तो इसके लिए Q इज इक्वल टू -1 कूलम लिख दूंगा, और इसके लिए लिख दूंगा Q इज इक्वल टू +1 कूलम, है ना। सब्सटेंस टू सब्सटेंस डिफर करेगा।
अब क्लियर हुआ कुशाग्र? बहुत बढ़िया। उसका फॉर्मूला ये है, क्या हो गया बेटा? चलो, अब चार्जेस की एक माइक्रो यूनिट भी होती है, मतलब हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कभी कभी 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, वो होता है 10⁻⁻⁻6 कूलम। बुक में यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट ही किया है इसमें। फिर 1 मिली कूलम 10⁻⁻3 कूलम, और 1 नैनो कूलम 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। ये 3 माइक्रो यूनिट्स होती हैं। ये भी एमसीक्यूज में पूछता है, माइक्रो यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो इससे तुमको, हाँ, तो इससे तुम्हें पहले कूलम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल करते हो, मान लो उसने दे दिया कि अ सब्सटेंस हैज अ चार्ज ऑफ इतना माइक्रो कूलम, तो इससे तुम्हें ले जाना होगा कूलम में, लेते जाओगे। माइक्रो है ये, इसी को मतलब इसका ये थोड़ा ऐसे लंबा है, दिस इज माइक्रो, 1 माइक्रो कूलम। ये मिली है, 1 मिली कूलम, और ये नैनो है, 1 नैनो कूलम। और एग्जाम में ऐसे ही सिंबल के साथ दे देगा, तुम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा। समझ में आ रही है अभी तक की बात? हाँ या ना तो बोल दो भाई। चलो ठीक है, वैसे इतनी बात करते हो, मेन चीज़ बता ही नहीं रहे। चलो, आयुष +1C का मतलब बता दो, और अविरल तुम -1C का मतलब बता देना। नहीं, पहले इसको बता तो ले। पास दे दो, अपना पास जिसको भी देना चाहो, कुशाग्र को। इलेक्ट्रिसिटी की तो बात ही नहीं आई अभी तक। 1 कूलम चार्ज, हाँ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आया? चलो उसको बताने दो, हाँ बताओ, अब उसी को बताने दो। नहीं, तुम पहला नहीं, अपना तो बताओ पहला। हाँ, बहुत बढ़िया। नंबर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लेगा, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हाँ, अगर हाँ, इसमें लूज, लूज 6.25 × 10⁻18 इतने, है ना, इतना चार्ज, और यही 1 कूलम होता है, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, लूज 1 कूलम, इतना भी बोलते तो चलता, लूज 1 कूलम और ये गेन 1 कूलम। सिंपल सी बात है, इसका मतलब है लूज 1 कूलम, इसका मतलब है गेन 1 कूलम। चलो ठीक है, अब क्या लग रहा है, कूलम एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर के बीच में डिफरेंस तो पता है ना सबको? देखो आयुष, ये तो बहुत अच्छे से समझ जाओ यार, ये तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। स्केलर जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं है, ठीक है। जैसे आपका मास, आपके मास को कोई डायरेक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर मैंने बोला फोर्स, तो फोर्स में डायरेक्शन की ज़रूरत है, उससे सब कुछ बदल जाता है। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए याद कर लो, इसका मास याद कर लो, और इसका एग्जाम्पल में वेट याद कर लो।
ठीक है। वेट हमेशा इसलिए तो ऐसे इस डायरेक्शन में खड़े होकर लेते हैं, लेटते लेटते नहीं है उस पर। अच्छा, अगर ऊपर से ऐसे लटक के स्प्रिंग बैलेंस हम लोग वेट लें तब भी क्या सेम वैल्यू आएगी? हाँ चलो गुड, थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। क्यों? ठीक है, चार्ज समझ में आया। अब करंट पे आ जाते हैं। अब चलो, अब एक कंडक्टर पे आते हैं। मान लो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर, लेट दिस कंडक्टर बी कॉपर वायर, CU वायर। अब ध्यान दे लो बेटा, बीच में बोलोगे हैं मम्मी में नहीं चला है, आए वही करोगे बीच बीच में, ये क्या हो गया सर? ठीक है, कॉपर वायर है। अब कॉपर पे कैसा चार्ज होता है? कितना? है ना? तो ये आयन रहता है हमेशा। अरे यार क्या बोले, आ जाती है इसमें। ये इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये एक्चुअली कन्वर्जन ही है हमेशा इसका, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये इसी का कन्वर्जन ही है। चलो, अब हम एक आयन की बात करते हैं। अब देखो इसमें तो अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड तो नहीं, लेकिन बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कॉपर आयंस होंगे, तो मैं उसको तो ले नहीं सकता और ना ही एक छोटा सा ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ऐसे समझ लो ये मैंने एक कॉपर आयन को ही ड्रॉ किया है। ठीक है, ये सिंगल एक कॉपर आयन है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूट कर करके पूरी हमारी वायर बनी हुई है। ठीक है, x लेंथ ऑफ वायर। अब इसमें +2 का चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इस पे इसने लूज किया हुआ है। अब होता क्या है कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहते हैं, रैंडमली पूरे कंडक्टर में घूमते रहेंगे। मतलब मूवमेंट तब भी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन बहुत ही रैंडम मोशन में, ये इधर उधर इधर उधर। और जैसे ही हम लोग एक सेल, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या कर देती है, अब ये पोलैरिटी में डिफरेंस लाएगी। मतलब एक बैटरी पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा ही हर चीज़ स्टेबल होना चाहेगी। तो इसको मैंने अगर कंडक्ट कर दिया तो हमारा एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये नेगेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, यही मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपना फ्लो करना चालू हो जाएंगे, है ना, कम जगह पे फ्लो होना चालू हो जाएंगे। तो होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चालू हो गया। ठीक है, अब इस फ्लो की वजह से क्या होता है, यहाँ पे डेवलप हो जाता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। अब जैसे एक फील्ड मानो इसको, जैसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मतलब डेवलप होना चालू हो गई। और ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना चालू कर देती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करेंगे। हाँ ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं, ऐसा हो कैसे सकता है, पॉजिटिव पे तो है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो एक कन्वेंशन है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। ऐसा आप खुद सोचिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर सकते हैं किसी पॉजिटिव जगह से नेगेटिव जगह तक। ठीक है, तो इस सेल ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन स्पेसिफिक हो गया, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही एक सब्सटेंस के, एक कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देते हैं, वहां पर डेवलप क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो अब इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन ये हो जाती है कि वो ऑपोजिट चलते हैं। मतलब अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो करंट चलेगा ऐसे,
तो अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और फ्लो ऑफ करंट क्या रहेगा हमेशा, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन बताता है, और इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इतनी डायरेक्शन की बात हो रही है, तब भी तुम लोग आगे समझोगे कि करंट भी क्या है, स्केलर या वेक्टर। अभी क्या लग रहा है, इतनी डायरेक्शन की बात कर रहा है, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर वेक्टर, तुम कुछ आगे वेक्टर, सब लोग गलत हो, ये भी स्केलर बन जाएगा। ठीक है, आगे चल के उस पर भी डिस्कस करते हैं, पहले इसको समझो। ठीक है, नहीं फिलहाल के लिए भी अभी भी बना लो कि नहीं ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर ही है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो हम लोग की इतनी बात हुई कि जैसे ही ये हम लोग मूवमेंट इसका स्पेसिफिक कर देंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे इन अ सिंगल डायरेक्शन, तुरंत डेवलप क्या हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, क्या डेवलप हो जाएगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, हाँ, और उससे क्या जनरेट होगी, करंट, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, करंट बोल लो। ठीक है, अब यही, हाँ बताइए, फ्लो ऑफ करंट, ये डायरेक्शन मैंने बताई है, हाँ, कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो किए, करंट ऐसे फ्लो करना चालू हुआ। ठीक है, तो अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, सिंगल डायरेक्शन में। करंट के फ्लो करने का रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑलरेडी इतना चार्ज है ना। अब जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स सिंगल डायरेक्शन में मूव करना चालू किए, ये सारा चार्ज कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है और वही बना देता है हमारा करंट। पहले ये रैंडम ऑर्डर में जा रहे थे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल आउट करे पड़ी थी। अब जैसे ही ये सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे लड़ झगड़ के सब कैंसिल आउट, अब जैसे ही सब एक साथ चलने लगे, तो सब एक ही डायरेक्शन में जाने की वजह से इनकी जो मतलब एनर्जीज हैं वो कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं, एक दूसरे से टकराने की जगह एक ही साथ ये चल रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत होती है इसको कनेक्ट करने की किसी सेल से या फिर किसी भी सोर्स से, जो हम लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने में मदद करे। जैसे आपके घर पे जो आ रहा है उस पे मैं ये एग्जाम्पल नहीं बना सकता हूँ, हाँ, वो एसी करंट। ठीक है, एसी डीसी बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है, और एसी समझना तो बड़ा ही मुश्किल भी है, क्योंकि एसी क्या करता है, वो ऐसे चला एक बार, ठीक है, फिर ऐसे चल जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। डीसी का तो मैंने बनाया अगर एक चार्ट, अगर मैंने आई वर्सेस टी चार्ट बना दिया उसका, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हमारा जो डीसी है वो कुछ ऐसा चलेगा, है ना। टाइम मतलब सेम चलेगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट इन अ सेम डायरेक्शन। लेकिन हमारा जो आई वर्सेस टी ग्राफ और डीसी करंट है ये ऐसे चलेगा, पहले तो ये बढ़ा, कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में ही। तो ये एसी तो बड़ा ही मुश्किल बन जाता है, और यही आपके घर पे आ रहा है। तो अगर आप देखते हो, जब बोलते हैं ना कि नहीं करंट आज वोल्टेज कम आ रहा है, आप देखते हो हर चीज़ ब्लिंक करने लगती है। वो ब्लिंक करने का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो ऑल्टरनेटिंग करंट, ये बल्ब भी एक्चुअली एक ही मिली सेकेंड में बहुत मिलियंस ऑफ टाइम ये ब्लिंक कर ही रही है, क्योंकि इसको करंट मिल रहा है, छूट जा रहा, मिल रहा, छूट जा रहा। हाँ, लेकिन हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आईज इतना ज़्यादा स्पीड को नहीं कैप्चर कर सकते। लेकिन अगर इसको एक हाई स्पीड कैमरा से देखें हम लोग, तो ये ब्लिंक करते हुए दिखेगी, है ना। अब बल्ब, और खासकर आजकल की एलईडी जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही चलती है, पहले तो बल्ब थी,
बल्ब में क्या हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है, वो हीट एनर्जी भी लाइट देती थी। तो मान लो उसमें भी एसी अगर आ रहा है तो वो भी बदल जाता था। मान लो उसमें क्यों नहीं ब्लिंक दिखेगा, क्योंकि वो हीट एनर्जी तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं छूट रही। हाँ हाँ ठीक है। तो हम लोग जो बैटरी यूज़ करते हैं, सेल्स यूज़ करते हैं, वो हम लोग को डीसी ही देती है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट का सब कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो चलेगा वो सेम रहेगा फॉर द गिवन टाइम, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अरे फ्लो ऑफ करंट रहेगा वो भी सेम रहेगा, है ना। चलो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ अब ये पूरी वायर है ना। अब हमने ये बताया था कि इस पूरे वायर को एक आयन मानो, ठीक है, तो आयन मान के आपने समझा। अब इस पूरी वायर को पूरी वायर मान लो, है ना। अब ये एक आयन नहीं है, ये पूरी हमारी कॉपर की वायर ही है। तो अब मैंने जब एक आयन लिया था तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब मैं पूरी वायर लिया हूं तो मैं बहुत एनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना सकता हूं, है ना। इतना तो स्क्रीन पे आ भी नहीं पाएगा। तो अब सारे ही फ्लो करना चालू हो गए सेम डायरेक्शन में। अब जितना भी इस पे चार्ज डेवलप हो रहा है, और तुम लोग को पता है कि एक ही कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो चल रहे हैं, ठीक है, वो बनाते हैं हमारा 1 एम्पियर। और हमारे घर पे जो आ रहा है वो अराउंड 100 से 200 एम्पियर है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें चलती हैं 1 एम्पियर पे, 2 एम्पियर पे, तो समझ लो फ्लो ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ही फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। वही हाँ कौन चलता है, हाँ। अब चार्ज समझ में आया, करंट समझ में आया। करंट कोई और डिटेल में समझो तो अब ये फ्लो ऑफ चार्ज पूरे ही मीडियम में नहीं लेते हम लोग। फ्लो ऑफ चार्ज है ना पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं। हमने इसमें एक क्रॉस सेक्शन लिया, है ना। ये एक क्रॉस सेक्शन इससे काट लिया मैंने, मतलब काटा नहीं, इसी क्रॉस सेक्शन में सब कुछ पढ़ा। अब इस क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में फ्लो कर रहे हैं वो हमें दे देंगे करंट की वैल्यू, है ना। पूरे वायर को ही हम लोग नहीं लेते हैं कि नहीं पूरे वायर में यहां से यहां तक कितने फ्लो कर रहे हैं, हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे यहां से तो गुजरना ही पड़ेगा उनको, तो एक क्रॉस सेक्शन उठाते हैं। अब ये क्रॉस सेक्शन हमने उठाया। अब इससे जितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फ्लो किए पड़े हैं वो देंगे हमें आई, तब निकल के आता है। और ये जो ई की पावर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, अभी सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस मैंने क्रॉस सेक्शन में अगर बंद कर दिया इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर से ये पैकेट बन गया, है ना। पैकेट में सारे इलेक्ट्रॉन्स बंद हो गए और एक इलेक्ट्रॉन की फिर से मैंने चार्ज डाल दिया और जितने इलेक्ट्रॉन चले गए उनका नंबर डाल दिया, है ना। नंबर जितना भी डाला वो हमें क्या दे देगा, हाँ क्यू दे देगा। वेरी गुड, क्यू। तो यहां से हमें क्यू की वैल्यू पता चली एक पैकेट में बंद करके। फिर हमने डाला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ना। यहां से ये फॉर्मूला निकल के आया, है ना। और SI यूनिट की बात करें तो ये कूलम में जाएगा और ये टाइम में, और कूलम अपॉन टाइम ही होता है एम्पियर, ठीक है। इसको आप A से डिनोट करोगे। समझ में आया, यहां तक जाके करंट की बात होती है। इतना समझ लो, नोट जो भी करना है कर लो। ऐसे एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो फील्ड डेवलप की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स अप्लाई करती है और इलेक्ट्रॉन्स इनके ऑपोजिट ही चार्ज मतलब मूव करना चालू कर देते हैं। हाँ 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, हाँ ये भी देख लो। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो कूलम प्लस माइनस किसी में भी हो सकता है, और कूलम का तुम्हें ये भी पता है Q और N, है ना। तो इसका अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला लिख लें तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू प्लस माइनस QN अपॉन, हाँ अपॉन T, ठीक है।
नोट कर लो। चलो, अब कोई बताएगा, अगर मैंने लिख दिया 2 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन थ्रू अ कंडक्टर, इसकी डेफिनेशन कोई बताएगा? 2 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, मतलब इसकी अब कोई न्यूमेरिक वैल्यू बताएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 2 एम्पियर करंट की, कोई कंडक्टर है उसमें 2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बता पाएगा? 2/1। अच्छा, 2 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, गुड, ठीक है। 1, हाँ ठीक है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे पहुँचे। और इससे बड़ी कोई वैल्यू? जैसे कि 8 कैसे आ गया? नहीं नहीं, मैं नहीं, क्वेश्चन नहीं, इसी से भी कोई बड़ी। मैं कूलम को भी तो बड़ा करके लिख सकता हूँ, है ना? तो क्या हो जाएगा वो 2 इंटू, अब आगे बताओ, कूलम का, हाँ बताओ। हाँ, ये नंबर इसको याद हो गया, ठीक है, ये अपॉन 1s, ठीक है, ये इसकी सबसे ज़्यादा डिफाइंड न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। जब भी 1 एम्पियर करंट दौड़ेगा उसका मतलब होगा बस ये 2 हटा देना 1 एम्पियर के लिए, तो इतनी चीज़ उसमें चलेगी, है ना? और ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे होगा, इससे, है ना? मतलब तुम कर तो किसी से भी सकते हो, लेकिन सही बात होगी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा होंगे, चार्ज थोड़ी ना हम लोग चेंज कर पाएंगे एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब समझते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट कि क्यों नहीं इसको हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। तो आई, हाँ अविरल, हाँ पूछिए। अच्छा नोट कर रहे, ठीक है। आई इज अ स्केलर क्वांटिटी, आई लिख देता हूँ करंट, वरना कुछ लोग आई मी माई सेल्फ अलग करंट समझ लेंगे। चैप्टर को एकदम बेसिक से अच्छे से समझो, इसलिए तुम लोग पहले करंट समझा दिया हूँ, क्योंकि आगे की क्लास जब पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह समझेंगे तो मुश्किल होगा। चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम इसी क्लास में बैठोगे, देखते रहना, सुनते रहना। ये भी BHS का है, इसको देखे हो कभी? लो यार, तो अब तो वो BHS में आ गया, 1 साल से तुम लोग देख ही नहीं पाए। चलो चलो अब प्रूफ करते हैं। देखो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है,
वेक्टर क्वांटिटीज, इनके साथ एक रूल चलता है वेक्टर एडिशन का, है ना। वेक्टर एडिशन ये अपने साथ लेके चलती हैं। वेक्टर एडिशन बड़ा ही सिंपल है, जो हम लोग फोर्स वाले में किए थे, कि जैसे टग ऑफ वॉर का एग्जांपल लिया था। ये जब टग ऑफ वॉर होती है तो ये रोप पे जितना भी फोर्स आता है वो इसका पूरा सम हो जाएगा। मतलब अगर इसने 5 न्यूटन लगाया, इसने 10 न्यूटन लगाया, तो इस साइड का फोर्स कितना हो जाएगा टोटल, है ना, 15 न्यूटन। और इसने अगर लगा दिया 30 न्यूटन, तो इधर का फोर्स कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। और नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन का। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन हुआ है, इसी को वेक्टर एडिशन कहते हैं, कि हम लोग डायरेक्शन की मदद से इसको प्लस माइनस कर लें। लेकिन ये लॉ नहीं अप्लाई हो पाता है करंट पे, इस वजह से हम लोग इसके, और ये एक नेसेसिटी है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलने के लिए, ये एक नेसेसिटी है। तो जितनी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, नहीं नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो 3 करंट के वायर्स आ रहे हैं, एक इस डायरेक्शन से, एक इस डायरेक्शन से, और एक इस डायरेक्शन से। ठीक है, इन सबका जंक्शन हुआ यहाँ पे, और एक मोटा वायर निकला यहाँ से इस डायरेक्शन में, है ना। ये फॉर एग्जांपल रख रहा है अपने साथ 4 एम्पियर, ये अपने साथ 1 एम्पियर रख रहा, ये अपने साथ 2 एम्पियर। अब तुम लोग गैस करके बताओ इस वायर पे कितना एम्पियर करंट लेके जाएगा, 7। तो देखो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो इन दोनों का क्या होता, हाँ, ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से इनकी, और सिर्फ 1 एम्पियर का इसमें फ्लो करना चाहिए था, यही इसकी डायरेक्शन है। तो 1 की जगह 7 एम्पियर ये फ्लो करा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यहां पे सिंस वेक्टर एडिशन डज नॉट अप्लाई ऑन करंट, ये रीजनिंग में पूछता है वाई, पहली बात तो पूछ लेगा इस करंट आ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सिंस वेक्टर एडिशन डज नॉट अप्लाई ऑन करंट, देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसमें कौन सा एडिशन आ रहा है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन या फिर एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक, सॉरी इसमें एल्जेब्रा आया ही कहाँ। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोल सकते हैं या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ, ये सारे वायर्स ही हैं। अच्छा, वायर वाला नहीं, उसकी बात तो हम लोग आगे समझेंगे। जैसे हमारा एक वायर होता है, उसमें हमारे पास 3 वायर्स होते हैं, 2 वायर भी हो तब भी चलेगा, है ना। एक उसमें से होता है लाइव वायर, ठीक है, एक होता है न्यूट्रल वायर, और तीसरा एक लाइव वायर हो गया। लाइव एक लाइव वायर ही होता है, हाँ, ब्लैक और रेड। तो चलो इसको आगे ही समझना, वरना आगे जाके कंफ्यूजन होगी। इसमें से सिर्फ एक ही में करंट दौड़ता ही है। ठीक है, न्यूट्रल वाला, हाँ, न्यूट्रल वाला जो वेस्टेज है करंट का उसको अर्थ में पहुंचाता है, उसको अर्थिंग वायर कहते हैं, है ना। और जो तीसरा वाला होता है उसका काम आगे ही समझेंगे। ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना समझे हो, इतना ही काफ़ी है। अगले क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, इतना समझ के आना अगले क्लास में। एक सेल के बारे में भी, चलो अच्छा 2 मिनट रुको ही, सेल के बारे में भी जान जाओ। चलो अच्छा, ठीक है।